एवरीवन, दिस इज अंशुमान साहू और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी के बारे में, जो आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर यूनिट वन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आएगा तो 95% चांस है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में से एक क्वेश्चंस आना ही है। कैसे भी करके आपका ये वीडियो 2 नंबर पक्के करवाएगा, तो ध्यान से सुन लो वीडियो को। उससे पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी को डिस्कस करने से पहले आप लोग को पिछले क्लास में मैं आपको बताया था ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग में आपको मल्टीपल फेजेस आपको बताया था। तो ये मल्टीपल पेजेस ना फिलिप डब्ल्यू जैक्सन ने दिया था। फिलिप डब्ल्यू जैक्सन, जिन्होंने 3 फेजेस दिया था टीचिंग का। पहला है हमारा प्री एक्टिव फेज, दूसरा है आपका इंटरएक्टिव फेज, देन तीसरा है आपका पोस्ट एक्टिव फेज। ओके, ये प्री एक्टिव फेज में आपका आ जाएगा प्लानिंग। जैसे कि आज की क्लास को ऑर्गेनाइज करने से पहले, आपकी क्लास लेने से पहले मैं प्लान किया था इस क्लास को कैसे, मतलब क्या कुछ पढ़ाना है, कैसे डिस्कस करना है आपके साथ, कैसे इंटरेक्ट इंटरेक्ट तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, मतलब आपका कमेंट देख के मैं बाद में आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, अभी तो डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। फिर भी एक क्लास लेने से पहले मैं एक क्लास को कैसे, क्या कुछ आगे प्रैक्टिस करूंगा क्लास को, इसके लिए मैंने प्लानिंग किया था। इसके बाद इंटरेक्टिव फेज, यहाँ पे हमारा इंटरेक्शन होगा क्लास का। यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्ट। देन आता है हमारा पोस्ट एक्टिव फेज, यहाँ पे हमारा एवेल्युएशन होगा स्टूडेंट्स का। ओके, पहला प्री एक्टिव फेज में प्लानिंग होगा क्लास के बारे में, क्लास को कैसे लेना है, क्लास को कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में प्लान किया जाएगा टीचर के द्वारा। इंटरैक्टिव फेज में टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन होगा, टीचर जो क्लास में जाके पढ़ा रहे हैं वो इंटरैक्टिव फेज में आ जाएगा। वहां पे बच्चों का डेवलपमेंट होता है। ओके, एक बात यहाँ पे ध्यान रख लेना, बच्चों का डेवलपमेंट वहां पे हो रहा है सारे स्टूडेंट्स का, इंटरैक्टिव फेज में। और पोस्ट एक्टिव फेज में इवेल्युएशन हो रहा है, बच्चे कितना सीखे या नहीं, टीचिंग प्रोसेस कितना सक्सेसफुल हुआ, कितना इफेक्टिव हुआ, वो इस एवेल्युएशन के जरिए ही पता चलेगा। वो आ जाएगा हमारा पोस्ट एक्टिव फेज में। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं सीधा हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी। ओके, तो ये रहे हमारा बेंजामिन एस ब्लूम। बेंजामिन एस ब्लूम, ये रहा उनका पूरा नाम, जिनके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा है, इनका डेट ऑफ बर्थ और बाकी पढ़ लो। बाकी ये थे अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। बेसिकली ये एक एजुकेशनल प्रोफेशनल थे, एक एजुकेशनल क्या बोलते हैं, स्पेशलिस्ट जिसे हम बोल सकते हैं। इनका बहुत, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, क्योंकि आप इनका जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ना, ये कब का 1956 का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आज तक हमारे काम में आ रहा है, आज तक भी हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। तो ये कोई छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन नहीं है इनका। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कंट्रीब्यूशन इनका क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। और इनका एक कंट्रीब्यूशन था मास्टरी लर्निंग, जो हमारा पेपर वन में के यूनिट वन के पर्सपेक्टिव से इतना इम्पोर्टेंट है नहीं हमारे लिए। तो इसे हम लोग, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसे हम लोग स्किप कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग चलो डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जो हमारा आज के क्लास का मेन टॉपिक है। ओके, तो ये रहा ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। ओके, तो 1949 में बेंजामिन एस ब्लूम क्या करते हैं, हो, और उनके जो भी बहुत सारे कॉलीग्स थे, और बहुत सारे एजुकेशन के रिलेटेड रिसर्चर्स भी थे, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे वहाँ पे, बहुत सारे एजुकेशनल स्पेशलिस्ट भी थे वहाँ पे यूएस में। उन सारों को मिला के, उन सारे मिलके एक ग्रुप बनाया वहाँ पे 1949 में यूएस में। और उनका एक मोटो था कि साल में कम से कम 2 बार आके मिलेंगे, 2 बार मीटिंग होगा, और 2 बार मीटिंग में उनका वो जो प्रोग्रेस, क्या उनका काम में प्रोग्रेस हुआ, क्या कुछ गलती हो गया, क्या कुछ रिवीजन करना है, कैसे अगर कुछ गलती है तो उसे कैसे सुधारना है, खुद के ऑब्जर्वेशन के बारे में वहां पे डिस्कस होता था। और आगे क्या करना है, आगे का स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसके बारे में वहां पे प्लान भी किया जाता था। बाकी उसके बाद सब लोग चले जाते थे अपने अपने काम में। उसे मतलब ऐसा प्लान करने से तो ऐसे बैठे बैठे नहीं हो जाएगा ना, उसे फील्ड में जाके उसे मतलब फील्ड में जाके काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बस वो मीटिंग में प्लानिंग वगैरह होता था, और प्रोग्रेस और रिवीजन के बारे में कुछ डिस्कशन होता था, बाकी फील्ड में जाके सारा कुछ वर्क होता था। उसके बाद लगभग 7 साल के बाद 1956 में जाकर ये फाइनल ड्राफ्ट उनका पब्लिश हुआ था। ओके, जिसका टाइटल था
टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल्स, जिसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली उनका जो फाइनल ड्राफ्ट था ना, जो उन्होंने पब्लिश किया था, उसमें उन्होंने 3 डोमेन के बारे में बात किया था। एक था कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा था अफेक्टिव डोमेन, तीसरा था साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है कि हमारा जो मेंटल एबिलिटी में जो डेवलपमेंट करना। तो बेसिकली ये जो 3 डोमेन है ना, ब्लूम्स ये कहना चाहते थे कि ये 3 डोमेन के जरिए एक टीचिंग और लर्निंग पॉसिबल है बहुत अच्छी तरीके से। तो कॉग्निटिव डोमेन में हमारा जो मेंटल एबिलिटी है उसके ऊपर फोकस किया गया था। जो हमारा इंटेलिजेंस है, मेमोरी है, ये सारा किस में आ जाएगा, हमारा कॉग्निटिव एबिलिटी में ना। तो ये सारा सब कुछ आ जाएगा कॉग्निटिव डोमेन में। उसके बाद आएगा अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में हमारा जो इमोशन, फीलिंग्स, एटीट्यूड और हम जो पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करते हैं वो सब कुछ आ जाएगा अफेक्टिव डोमेन में। हमारा बिहेवियर में आ जाएगा अफेक्टिव डोमेन में। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन के बारे में मैं पिछले वीडियो में कुछ बताया था, थोड़ा सा उससे रिलेट करना, क्योंकि हमारा जो साइकोमोटर स्किल, एक मोटर स्किल है ना, ये जो उसमें जो डेवलपमेंट होता है उस वो सब आ जाएगा साइकोमोटर डोमेन में। आगे डिस्कस करूंगा तो और भी क्लैरिटी आ जाएगी इसके, मतलब इसके ऊपर। बाकी अभी डिस्कस कर लेते हैं कॉग्निटिव डोमेन के बारे में, एक एक करके तीनों को हम लोग कवर करेंगे आज। ओके। कॉग्निटिव डोमेन में उन्होंने 6 टर्म के बारे में बात किया। ओके। नॉलेज, एक था नॉलेज, दूसरा था कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेलुएशन। एक एक को समझ लेते हैं। नॉलेज में क्या था, आपको एक टीचिंग का लेवल पढ़ाया था ना क्लास 1 में। सबसे पहला क्लास में टीचिंग का लेवल बताया था कि मेमोरी लेवल, देन अंडरस्टैंडिंग लेवल, देन रिफ्लेक्टिव लेवल। आपको पढ़ाया था ना मैंने 3 लेवल्स टीचिंग के। तो ये जो नॉलेज का डोमेन है, इससे आप रिलेट कर लेना मेमोरी से। क्योंकि इस डोमेन में क्या होता है कि बस चीजों को याद रख लो, बस काम खत्म। ओके। यहाँ पे नॉलेज में चीजों को याद रख लो, अगर एग्जाम में आया तो बस रट के गए हो, लिख दो, आ जाओ, बस याद कर लो, लिख के आ जाओ, खत्म यहाँ पे। तो ये रहा उनका सबसे लोएस्ट डोमेन। कोई, क्योंकि आप लोग बस रट्टा मार के जा रहे हो, ये मतलब जैसे ये सबसे लोएस्ट डोमेन हुआ ना। उसके बाद आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, जिसे आप लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल से रिलेट कर सकते हो। क्योंकि आप यहाँ यहाँ पे सिर्फ रट्टा नहीं मार रहे, उसे समझ भी रहे हो। ओके। उसके बाद आएगा एप्लीकेशन, जिसे आप रिफ्लेक्टिव लेवल के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। एप्लीकेशन में क्या हुआ, आप बस समझ नहीं, आप बस रट्टा नहीं मार रहे हो, सिर्फ समझ नहीं रहे हो, आप उसे काम में भी लगा रहे हो। ओके। उसके बाद फोर्थ में आएगा एनालिसिस। एनालिसिस में आप लोग एग्जाम पेपर खत्म करने के बाद उसे एनालाइज करते हो ना, उस एग्जाम्पल में, उस एग्जाम्पल के जरिए थोड़ा समझने की कोशिश करना। आप वहां पे क्या करते हो, हर एक सवाल, हर एक ऑप्शंस को भी बारीकी से तोड़ देते हो, और एक एक ऑप्शन, एक एक सवाल कौन सा टॉपिक में से आया है, कौन सा टॉपिक में से थोड़ा मुश्किल सवाल आया, प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक में से कौन सा सवाल आया था, इस ईयर या फिर इस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आया और उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। आप बारीकी से एनालिसिस कर लेते हो ना उसका, मतलब पूरा तोड़ के, एक एक सवाल, एक एक ऑप्शन को पूरा तोड़ के उसे एनालाइज कर लेते हो। तो यही है इसका मेन कॉन्सेप्ट, एनालिसिस। देन आ जाएगा सिंथेसिस। सिंथेसिस इसका उल्टा हम लोग मान सकते हैं, उल्टा तो नहीं है लेकिन मान सकते हैं, क्योंकि आप एनालिसिस में क्या करते हो, एक क्वेश्चन पेपर था उसे बारीकी से तोड़ दिया, एकदम क्वेश्चन ऑप्शन को सहारा अलग करके एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस हमने कर लिया। लेकिन सिंथेसिस में क्या होगा, किसी बच्चे को हम लोग एक रूम में छोड़ दिए, उसके पास कुछ स्क्रू नॉट्स वगैरह पड़ा था उस रूम में, और कुछ प्लास्टिक प्लास्टिक का टुकड़ा भी पड़ा था वहां पे। और बच्चा क्या करता है, थोड़ा दिमाग लगाता है और उन सबको जोड़ के कोई टॉय टॉय बना दिया, या फिर कोई भी कुछ वैल्यूएबल चीज बना दिया वहां पे। तो वो आ जाएगा सिंथेसिस में। ये रहा सिंथेसिस का एग्जांपल। देन एवेलुएशन। एवेलुएशन सबको पता ही है कि सही या गलत के बीच जो हम अंतर जान पाते हैं या नहीं, हमने ये करना सही है या फिर गलत है, हम जो बनाए हैं वो सोसाइटी के नजरिए से अच्छा है या बुरा, किसी का ये हार्म तो नहीं कर रहा किसी को। तो ये आ जाएगा एवेल्युएशन में, हम खुद जो सिंथेसिस के जरिए जो भी बनाए हैं उसे एवेल्युएट भी कर कर पाए। ओके। देन ये रहा, ये सारा जो टर्मिनोलॉजी था ना, ये 6 के 6, ये 1956 में दिया था ब्लूम्स ने। उससे बाद में रिवाइज भी किया गया, मैं आगे डिस्कस करूंगा। बाकी अभी ध्यान रख लो इसे। हाँ हाँ, और एक बात, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सीक्वेंस में लगाना आ जाता है। तो आपको मतलब रट्टा मारना तो नहीं बोलूंगा, आप बस
छह सात आठ बार पढ़ लो, ये याद रह जाएगा। क्योंकि ये जो जब भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं ना, तो पूछ लेता है किसके बाद क्या था। पहला नॉलेज था, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन था, उसके बाद एप्लीकेशन, इसके बाद एनालिसिस। तो ये सीक्वेंस में लगाना आ जाता है। तो आपको याद रखना है इसे, क्योंकि क्वेश्चंस आएगा तो इससे ही आएगा, इस तरीके से ही आएगा। ओके। तो इसके बाद इसका एम्फासिस देख लो। यहाँ पे क्या है कि इट हैज बीन यूज्ड बाय करिकुलम प्लानर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, रिसर्चर्स एंड क्लासरूम टीचर्स। ओके। तो ये बहुत सारे जो भी एजुकेशन के रिलेटेड जो भी ऑडियंस थे, जैसे कि करिकुलम प्लानर थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे। आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल वगैरह होता है ना, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। उनके द्वारा भी इसे इस्तेमाल किया गया। रिसर्चर के बारे में, जो एजुकेशन के रिलेटेड रिसर्च करते हैं, उनके द्वारा भी इसे इस्तेमाल में लिया गया। और क्लासरूम टीचर्स के ये तो मस्ट ही था। क्लासरूम टीचर के जरिए इसे मतलब इस डोमेन को का काम में लगाना कोई मतलब अच्छा मीडियम है ही नहीं। क्लासरूम टीचर ही बच्चों के साथ इंटरेक्शन होगा ना उनका ज्यादा, तो उनके द्वारा ही इसे मतलब वो सबसे बेस्ट मीडियम है इस मतलब ये डोमेन को इम्प्लीमेंट करने में सोसाइटी में। ओके। उसके अगले पेज में चलते हैं। ओके। मैं आपको बताया था ना ये था 1956 का आपका टर्मिनोलॉजी। 2001 में एक बार उसे रिवाइज किया गया। तो रिवाइज एंडरसन क्रथोल और उनके कुछ कॉलीग्स के द्वारा रिवाइज किया गया था। वही उन्होंने सिक्स कैटेगरी, जो भी आपका सिक्स यहाँ पे टर्मिनोलॉजी पढ़े थे ना, सारा का सारा को उन्होंने बस मतलब कॉन्सेप्ट उनका वही था, सेम था। लेकिन वो जो टर्मिनोलॉजी था और कुछ थोड़ा बहुत चेंज उन्होंने कर दिया। ओके। क्या थ्री ब्रॉड कैटेगरीज में उन्होंने चेंज किया। एक तो टर्मिनोलॉजी में चेंजेस किया, दूसरा स्ट्रक्चर में आगे डिस्कस करूंगा ऐसे, और तीसरा एम्फासिस में। एम्फासिस में ये आपको कंफ्यूज क्रिएट करेगा, तो इसे मतलब थोड़ा ये दोनों को समझ लो, ये कुछ इतना काम का है नहीं। ओके। टर्मिनोलॉजी और स्ट्रक्चर में फोकस करो। एक सेकेंड। ओके। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं चेंजेस इन टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में क्या क्या चेंजेस हुआ। ये रहा आपका 1956 का, और ये रहा 2001 का, जो एंडरसन एंड क्रथोल ने रिवाइज किया था 2001 में। ओके। तो देखो, ये रहा आपको जैसे बताया था, ये रहा आपका सबसे लोएस्ट डोमेन, नॉलेज। नॉलेज इनका यहाँ पे क्या है, रिमेम्बर, ये सबसे लोएस्ट डोमेन है। और हाईएस्ट डोमेन जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ये हाईएस्ट डोमेन तक चला जाएगा। हाईएस्ट डोमेन यहाँ पे क्या है, एवेल्युएशन, यहाँ पे क्या है, क्रिएट। ओके। इसे ध्यान रख लेना, अभी मैं आपको समझा दूंगा तो ध्यान रह जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, एक बार समझा देता हूँ आपको। ओके। तो पहले देख लो यहाँ पे क्या है, नॉलेज। मैं आपको बताया था ना, इन सब का कॉन्सेप्ट सेम है लगभग, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, टर्मिनोलॉजी चेंजेस हुआ है और यहाँ ऊपर थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। तो नॉलेज को आपको क्या बताया था कि बस रट्टा मार के जाओ, एग्जाम में लिख के आ जाओ, वही ना। तो यहाँ पे मतलब रिमेम्बर का भी सेम ही है, रट्टा मार के जाओ, एग्जाम में लिख के आ जाओ। तो ये दोनों सेम है। कॉम्प्रिहेंशन आपको बताया था ना, अंडरस्टैंड, आप समझ रहे हो उस चीज को, कॉम्प्रिहेंशन को, वही अंडरस्टैंड, बस टर्म में चेंजेस किया, मतलब सेम ही है। बस टर्म यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन बोला, यहाँ पे अंडरस्टैंड बोलते हैं, बस टर्म अलग है। यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन, इसे क्या वो कर दिया, अप्लाई। एनालिसिस, इसे क्या कर दिया, एनालाइज। मतलब सेम ही है। लेकिन यहाँ पे चेंजेस हुआ था, जो हाईएस्ट टू डोमेन है ना, टॉप टू हाईएस्ट डोमेन, इसमें चेंजेस हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था, सिंथेसिस को उन्होंने ऊपर ले लिया, सिंथेसिस के ऊपर हाईएस्ट डोमेन क्या था, एवेल्युएशन। लेकिन यहाँ पे एवेल्युएशन के ऊपर है क्रिएट। क्रिएट यहाँ पे जो सिंथेसिस है ना, आपको पता था, टूटा फूटा प्लास्टिक कुछ पड़ा है, नॉट बोल्ट कुछ पड़ा है, उसे मिला के कुछ क्रिएट कर दिया, कुछ वैल्यूएबल। तो क्रिएट को उन्होंने हाईएस्ट डोमेन में रखा और एवेल्युएशन को उसके थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा मतलब लोएस्ट डोमेन तो नहीं होगा, लोएस्ट डोमेन आपका रिमेम्बर है। लेकिन आज कंपेयर टू क्रिएट, क्रिएट से ये थोड़ा सा लोएस्ट है ना ये डोमेन, एवेल्युएशन। तो समझ लो, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ था। सिंथेसिस मतलब क्रिएट को उन्होंने हाईएस्ट डोमेन में ले लिया और एवेल्युएशन को उसके नीचे ले आया। ओके। इसे ध्यान रख लेना, मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर केबीएस मदन की बुक है तो उसमें ये डायग्राम है। अगर आपके पास नहीं है केबीएस मदन की बुक, तो भी मतलब अगर थोड़ा फाइनेंशियल इशू है तो खरीदने की जरूरत है नहीं, यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हुआ था। ओके। तो जो ब्लूम्स ने 1956 में दिया था ना, वो वन डायमेंशनल मॉडल दिया था उन्होंने। लेकिन क्रथोल, एंडरसन एंड क्रथोल ने जो 2001 में दिया था, वो उन्होंने टू डायमेंशन कर दिया उस मॉडल को। ओके। 1956 में जो दिया था वो बस फैक्चुअल नॉलेज,
कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और प्रोसीजरल नॉलेज के ऊपर फोकस किए थे ब्लूम्स ने। बस फैक्चुअल नॉलेज क्या किया, आप याद रख लो चीजें। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, प्रोसीजरल में कैसे प्रोसेस में कैसे सीखते हो चीज, वही प्रोसीजरल नॉलेज में। लेकिन मेटा कॉग्निटिव इन्होंने ऐड कर दिया 2001 में, एंडरसन एंड क्रथोल ने। और मेटाकॉग्निटिव ऐड होने के बाद ये टू डायमेंशन कहलाया। कैसे? क्योंकि मेटाकॉग्निटिव क्या होता है, थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग, अपनी खुद की पिक्चर के बारे में सोचना। मैं क्या सोचा, मैं ऐसा क्यों सोचा, मैं ऐसा कैसे सोचा, अपने थिंकिंग के बारे में ही सोचना बैठ के, वो आ जाएगा मेटाकॉग्निटिव, उसका मतलब है। तो यहाँ पे मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के बारे में उन्होंने बात किया था, थोड़ा सा अलग है। मेटाकॉग्निटिव का मतलब आपको अब समझाया, ओके, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस इस टेबल में से नहीं आया है, मेरा मतलब जितना तक ध्यान है। अगर कभी आया होगा तो रेयर, 100 में से, अगर ब्लूम टैक्सोनॉमी में से 100 क्वेश्चंस आए होंगे, तो चांसेस है रेयर एक क्वेश्चंस आया होगा इस, मतलब इस टेबल में से। फिर भी आप लोग अपने नोट में ऐड कर लो, पता नहीं घंटे का क्या दिमाग घूम जाएगा, फिर इसमें से भी क्वेश्चंस लाएगा, तो कुछ कह नहीं सकते, फिर भी ऐड कर लो। क्योंकि फिर मैं डिस्कस कर लेता हूँ उसे। ओके, तो आपका पहला क्या था यहाँ पे, रिमेम्बर, देन अंडरस्टैंड, देन अप्लाई। इसे याद देख लो एक सेकेंड, यही ये जो रिमेम्बर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, क्रिएट। ओके, यहाँ पे देखो, रिमेम्बर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट, है ना। तो अगर मुझे कोई कुछ फैक्चुअल नॉलेज मुझे सीखना है, कुछ फैक्चुअल नॉलेज मतलब क्या, कुछ डेट वगैरह याद रखना है, मतलब कौन से तारीख को क्या हुआ था, हो वगैरह, हो सारा फैक्चुअल नॉलेज में आ जाएगा। ओके, तो उस टाइप के चीजों को मुझे कैसे याद रखना है, कैसे सीखना है, कैसे लर्निंग टीचिंग प्रोसेस वहां पे इफेक्टिव हो पाएगा। तो फर्स्ट आएगा रिमेम्बर की डोमेन में, हम उन सारी चीजों को लिस्ट करेंगे, मुझे क्या क्या सीखना है। फैक्चुअल नॉलेज का मतलब ये है कि बस याद रख लो। कॉन्सेप्चुअल में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का काम आएगा, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल नॉलेज की बात जब भी आएगा, आपको बस सिंपल सा यही मतलब वहां पे है कि बस याद रख लो, रट्टा मारो, कुछ भी करो, याद रखो फैक्चुअल नॉलेज में। ओके, फैक्चुअल नॉलेज को मुझे याद रखना है तो मुझे पहले लिस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसे समराइज करना पड़ेगा, उसके बाद क्लासिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। पहले क्या हुआ था, मतलब ये 1956 में आया था, ये 2001 में आया, तो पहले कौन सा आया था ये, फिर ये आया। तो एवेल्युएट में इसे रैंक किया, ऑर्डर में लगाने के बाद मैंने इसे रैंक किया कि ये पहले आया था, ये उसके बाद है। ओके, देन क्रिएट में कंबाइन, कुछ इसमें से कुछ मैं बनाना चाहता हूँ इन दोनों मतलब इंफॉर्मेशन में से, तो कंबाइन करना पड़ेगा इन दोनों, मतलब इन दोनों स्टेटमेंट को मिला के मुझे कुछ बनाना पड़ेगा। अगर मुझे कोई स्टोरी बनाना है, या फिर मुझे ब्लूम के टैक्सोनॉमी के बारे में अभी मैं आपको जो पढ़ाया, एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ाया ना, स्टोरी तो नहीं है, मान लो स्टोरी के फॉर्म में आपको पढ़ाया, क्या कब क्या हुआ था। तो पहले क्या, मैं 1956 में कुछ हुआ था, उससे पहले 1949 में उन्होंने अपना एक जो कॉलीग्स को, अपने जो रिसर्चर या फिर एजुकेशनल एक्सपर्ट जो भी थे यूएस में, उनको मिला के एक ग्रुप बनाए। फिर 1956 में उनका फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश हुआ, फिर 2001 में उसे रिवाइज किया गया। क्या इसे एक स्टोरी के फॉर्म में मैंने ला दिया ना, कुछ क्रिएट, एक स्टोरी क्रिएट कर दिया, कैसे, कंबाइन करके, ये तीनों चीज, तीनों इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके मैंने एक स्टोरी बना दिया, क्रिएट हो गया। ओके, तो इसे मतलब ये तीनों को भी पढ़ लो, पढ़ लो बस। इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मुझे जहां तक लगता है 99% चांस नहीं आएंगे। अगर आ गया तो फिर भी याद रख लो एक बार, मतलब इसमें समझने वाले कुछ उतना चीज है नहीं। देन इम्फासिस, इम्फासिस क्या था कि 1956 वाली जो वर्जन था ना, जो डायरेक्ट ब्लूम्स ने ही पब्लिश किया था, उसका जितना भी इफेक्ट था, जितना ऑडियंस के पास उसका इफेक्ट गया था, 2001 का जो रिवीजन वर्जन है ना, उससे भी ब्रॉड ऑडियंस के पास इसका इफेक्ट पहुंच पाया। उसके ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में जो वर्जन था, जितना ऑडियंस के पास पहुंच पाया, 2001 में वो रिवाइज होने के बाद और भी ज्यादा लोगों के पास, और भी ज्यादा ऑडियंस के पास, और भी एडमिनिस्ट्रेटर, क्लास टीचर के पास उसका इफेक्ट पहुंच पाया, वो और भी ज्यादा ऑडियंस इससे काम मिली।
ओके, इसके बाद हम लोग अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और एक बात ध्यान रख लो, कॉग्निटिव डोमेन डोमेन में से एनटीए मैक्सिमम सवाल पूछता है। ओके, ये अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन में से कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभार नहीं भी आते हैं, नहीं आते हैं इसे मान के चल लो। फिर भी अगर आपके सिलेबस का पार्ट है तो पढ़ लो, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस आते नहीं है तो बस ध्यान रख लो, समझ लो चीजों को। ओके, कभी कभार मतलब कॉमन सेंस लगाने में थोड़ा काम आ जाएगा, कोई एलिमिनेशन करने में, तो इसे याद रख लो एक बार, मतलब समझ लो, याद रखना नहीं है, समझ लो। ओके, अफेक्टिव डोमेन में क्या आपको बताया था, अवेयरनेस, एटीट्यूड, इमोशन, फीलिंग्स, इन सारे चीजों के जरिए जो आपका डेवलपमेंट होता है, जो आपका लर्निंग होता है। ओके, ये कैसे होगा ये, ओके। ओके, और एक बात मैंने भूल गया था, ये 5 कैटेगरीज है ना, आपका जो कॉग्निटिव डोमेन है ना, एक सेकेंड, आपका जो क्या कहा, हाँ, आपका जो कॉग्निटिव डोमेन है ना, आप यहाँ पे ध्यान रख लो, इसका 6 फेजेस है। कॉग्निटिव डोमेन का 6 फेजेस है, इसे नोट में भी ऐड कर लेना। लेकिन जो साइकोमोटर और जो अफेक्टिव डोमेन था, इन दोनों में 5 फेजेस थे, 5 डोमेन थे। लेकिन सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन में 5 फेजेस, सॉरी 6 फेजेस थे, बाकी दोनों में 5 5 फेजेस थे। एक सेकेंड, ओके। तो ये 5 जो भी 5 कैटेगरीज इन्होंने दिया था, चलो डिस्कस कर लेते हैं। पहला है रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। रिसीविंग में क्या होगा, कुछ भी इंफॉर्मेशन रिसीव करने की कैपेबिलिटी। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप बस वीडियो आपके सामने चल रहा है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। आप अपनी क्लास में कुछ हुआ था उसे सोच रहे हो बैठ के, या फिर आपकी ऑफिस में कुछ हुआ था, कुछ लोग ऑफिस में भी वर्क कर रहे होंगे, जो वीडियो मेरे ऑडियंस देख रहे हैं। तो वो आपका रिसीविंग, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी वैल्यूएबल चीज आपके लाइफ में मैं वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उससे रिसीव करने की जो कैपेबिलिटी है, वो आ जाएगा रिसीविंग में, आप उसे सही से रिसीव कर पा रहे हो या नहीं। रेस्पॉन्डिंग में अगर आपको आज की क्लास के बाद कुछ मतलब कुछ टास्क दिया, होमवर्क दिया, आप उसे करते हो या नहीं, या फिर ऐसे हाँ दिया है तो क्या कर लेगा, नहीं करेंगे, ऐसा सोच रहे हो, ऐसे इग्नोर मार रहे हो मतलब वो भी आपकी लर्निंग को अफेक्ट करेगा। अगर आप नहीं करोगे, आपके भलाई के लिए मैं बोलूंगा ना, कुछ करने के लिए, आप अगर उसे इग्नोर करोगे, आपका ही बुराई है। उसके बाद वैल्यूइंग, मेरे बातों का आप कितना वैल्यू कर रहे हो, वैल्यू करोगे तभी तो आपको मतलब काम में लगा पाओगे, तभी तो याद रख पाओगे। उसके बाद मेरे कही हुई बातें या फिर कही हुई इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हो अपने दिमाग में। ओके, देन कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन में क्या होगा, मैं भी जो आपको पढ़ाया वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया, आप जाके अपनी लाइफ में क्या एक इम्प्लीमेंट बोल सकते हैं कि आपने यूजीसी नेट जेआरएफ निकाल दिया इसके इस पढ़ाई के जरिए, आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किए ना वो सारी चीजें, वो सारे पढ़ाई, वो सारे इंफॉर्मेशन, तो वो आ जाएगा कैरेक्टराइजेशन। ओके, विलिंगनेस टू चेंज वंस बिहेवियर और वे ऑफ लाइफ। ओके, देन आ जाएगा साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में आपको बताया था सिर्फ वैसे ही 5 कैटेगरीज थे। आर एच डेव ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था इस साइकोमोटर डोमेन के लिए। और ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम का मतलब मेन ऑथर ब्लूम ही थे, लेकिन जो ये साइकोमोटर डोमेन है ना, आरएसडेव का थोड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूशन था बस इस डोमेन में, इसलिए उनको साइड किया गया है वहां पे, यहाँ पे। एक सेकंड इरेज कर लेता हूँ। उसके बाद ओके, इट्स ऑब्जेक्टिव्स यूजुअली फोकस ऑन चेंजेस और डेवलपमेंट इन बिहेवियर एंड स्किल्स। ओके, लर्निंग जहाँ पे आता है ना, आप बिहेवियर में चेंजेस आएगा, डेवलपमेंट और चेंजेस इन बिहेवियर आएगा ही आएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि टेम्पररी चेंजेस आ गया बिहेवियर में, आपका अगर बुखार है, आप थोड़े टाइम के लिए मतलब बेड रेस्ट ले रहे हो, आपका बिहेवियर में चेंज हुआ ना, ऐसा नहीं है, आपका परमानेंटली चेंज होगा। अगर कभी आग में हाथ जल गया आपका, तभी तो, एक सेकंड मोबाइल ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। अगर कभी आग में हाथ जल गया आपका, वहां पे क्या लर्निंग हुआ आपका कि आग में हाथ लेना नहीं है, आग देखे तो वहां पे से दूर, मतलब थोड़ा रहना है, अपने शरीर को दूर करना है। एक सेकंड, मोबाइल ज्यादा परेशान कर रहा है। ओके, तो क्या बात कर रहा था, हाँ, लर्निंग के बारे में। तो लर्निंग जहां पे भी आएगा, डेवलपमेंट और चेंजेस, परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर, बिहेवियर में चेंजेस आएगा, लर्निंग जहाँ है बिहेवियर में चेंजेस भी आएगा। लेकिन साइकोमोटर डोमेन में यहाँ पे थोड़ा फोकस करना है स्किल, बेसिकली आपका साइकोमोटर स्किल, साइकोमोटर स्किल, बेसिकली मोटर स्किल आप भी बोल सकते हो इसे। ओके, मोटर स्किल क्या था, मोटर ऑर्गन आपको पढ़ाया था, मोटर ऑर्गन क्या, हाथ पैर जिसके जिसके जरिए हम कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं, जो एक्शन
एक्टिविटी कुछ परफॉर्म करते हैं, वो शायद मोटर मोटर ऑर्गन के जरिए हम कुछ काम कर रहे हैं ना, जैसे हम टाइपिंग कर रहे हैं, बाईसाइकिल चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, हमारा मतलब हाथ पैर को इस्तेमाल करके हम कुछ स्किल वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं ना। और ये रहा आपका एक्शन बेस्ड। यहाँ पे एक्शन है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन में क्या था, हम बस चीजों को रट्टा मार के सीख लेते हैं, याद रख लेते हैं। बहुत सारे डायमेंशन था ना वहाँ पे कुछ दिमाग लगा के कुछ क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये टोटली एक्शन बेस्ड है। साइकोमोटर डोमेन टोटली एक्शन बेस्ड है, इसे याद रख लो। ओके। देन 5 कैटेगरीज आपको बताया है। देन फर्स्ट आपका ये जो फर्स्ट कैटेगरी है इसका है इमीडिएट। ये सबसे लोएस्ट है। ओके, ये जो पहले बता रहा हूँ ये सबसे लोएस्ट है, और नीचे नीचे जैसे हम जाएंगे ये हाईएस्ट होगा सबसे। ओके। देन आता है मैनिपुलेट, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। एक एक को समझ लेते हैं अच्छे से। इमिडिएट में क्या होगा, जैसे आपको एक मोटर स्किल का एग्जांपल ले लेते हैं, डांस। आपको डांस सीखना है, तो पहले आप डांस टीचर के पास जाके खुद जो भी स्टेप बताएंगे, जो भी स्टेप दिखाएंगे, आप उसे इमिडिएट करने की कोशिश करोगे, वहां उनका नकल करने की कोशिश करोगे। ओके। उसके बाद कुछ दिन आपका प्रैक्टिस होने के बाद आप वो जो स्टेप सिखाए हैं, अपने हिसाब से थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो, वहां पे थोड़ा सा चेंजेस करने की कोशिश करते हो। ऐसा नहीं कि टीचर ने ऐसे बताया था बस वैसे ही करना है, नहीं। आप अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करते हो, थोड़ा एफर्ट लगाते हो वहां पे। ओके। उसके बाद आता है प्रिसीजन। आप उसमें कितना और भी मतलब एक कहावत आपने सुना ही होगा कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके। आप प्रैक्टिस के बाद उसमें थोड़ा एक्यूरेट हो जाते हो, प्रिसाइज हो जाते हो, प्रिसीजन में आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका आर्टिकुलेशन, मतलब और भी ज्यादा आप एक्यूरेट बन रहे हो, और भी ज्यादा प्रोफिशिएंट बन रहे हो स्किल में, डांस में, जो भी है। मोटर अगर बाइक चला रहे हो, बाइक चलाने में मतलब ज्यादा प्रोफिशिएंट हो रहे हो, डांस सीख रहे हो, तो आर्टिकुलेशन फेज में और भी ज्यादा आप एक्यूरेट बन रहे हो, और भी ज्यादा मास्टरी मास्टरी हो रहा है उस स्किल में आपका। देन आ जाएगा नेचुरलाइजेशन। ये नेचुरलाइजेशन का एक एग्जांपल देता हूँ। आपने बहुत बार कुछ लोगों को नोटिस किया होगा कि फोन में बात करते करते गाड़ी चला देते हैं। क्या उनका वो पहले से ही ऐसे थे? नहीं। पहले जब वो गाड़ी चलाना सीख रहे होंगे ना, तब उनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस गाड़ी चलाने में ही होगा। लेकिन जैसे जैसे उनका प्रैक्टिस होता जाएगा, वैसे मतलब उनका विदाउट कॉन्शियसनेस, मतलब कॉन्शियस अवेयरनेस, सॉरी, विदाउट कॉन्शियसनेस नहीं, विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस, मतलब गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, फोन में बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब गाड़ी चलाते जा रहे हैं, अपने ऑफिस में क्या हुआ, किसके साथ झगड़ा हुआ था, वो उसमें उसके बारे में सोच रहे हैं, घर में जाके क्या करना है उसके बारे में सोच रहे हैं। तो क्या, वो जो स्किल है ना उनके नेचर में आ गया है। वो विदाउट अवेयरनेस वो टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, उस स्किल को परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो आ जाएगा अपन नेचुरलाइजेशन की फेज में। देन थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी पीसफुली। आई होप दिस क्लास विल बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आपका कुछ भी डाउट है, कुछ भी डाउट रह गया हो, तो मेरा जो जेआरएफ की करके मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जेआरएफ की डिस्कशन करके, मतलब मेरा जेआरएफ सॉरी टेलीग्राम में एक ग्रुप है। तो चैनल तो है, बस कुछ मतलब अपडेट देना होगा तो वहां पे मैं दे दूंगा अगर। लेकिन ये जो जेआरएफ की डिस्कशन करके ग्रुप है ना, इसके जरिए मैं आप लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो पाऊंगा। अगर आप वहां पे मुझे मुझसे कोई क्वेरी पूछते हो, या फिर मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हो, तो मैं आपको वहां पे डायरेक्टली जवाब दे पाऊंगा, मैं डायरेक्टली वहां पे रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा, आपके साथ बात कर पाऊंगा। और बाकी आप लोग थोड़ा रिवीजन में फोकस करो। अभी मैं 2 महीने के अंदर अंदर पूरा सिलेबस खत्म करके रिवाइज, आपका रिवीजन में फोकस करने की कोशिश करूंगा। पीवाई क्यू भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। बाकी आप लोग को जितना भी पढ़ाता हूँ ना, उसको थोड़ा सा मतलब ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। और यूनिट सॉरी क्लास 2 जो था आपका, मैं उस क्लास को लेते टाइम थोड़ा सा कैमरे के सामने थोड़ा सा नर्वस हो गया था, तो क्लास उतना खास गया नहीं था। बस आप लोग वो मेरा नर्वसनेस को इग्नोर करके थोड़ा मतलब क्या पढ़ाया हूँ उसमें फोकस करना। ओके। थैंक यू। बाय। हैव ए नाइस डे।